जय हिंद। मैं डीके सर आप सबों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय मां शारदे यूट्यूब चैनल में। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि मैं क्लास 8, 9, 10 एंड 11, 12 के बच्चों को प्रत्येक सब्जेक्ट की पढ़ाई कराता हूं और मैं अपने इस वीडियो यूट्यूब चैनल पे मैं आपको प्रत्येक चैप्टर का पूरी कहानी और साथ में साथ इसके नोट्स भी देते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें। तो आज हम लोग जो इस सेक्शन में बात करने वाले हैं, इस क्लास में जो बात करने वाले हैं, इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के बच्चों के लिए जो क्लास 11 का एग्ज़ाम देकर 12 में जा चुके हैं। वैसे छात्रों के लिए यह वीडियो लाभदायक होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें इतिहास पढ़ने वाले हैं। इतिहास पढ़ेंगे। कौन सा बुक पढ़ने वाले प्यारे बच्चों? इतिहास। और इतिहास का जो होने वाला है चैप्टर 1 होगा और जो हमारे चैप्टर का नाम है मन के ईंटें, मन के अस्थियाँ। यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, मेसोपोटामिया के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे सबसे पहला जो टॉपिक है संस्कृति शब्द का अर्थ। यानी इसमें जानना है कि संस्कृति जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो अगर साधारण शब्दों में समझें तो संस्कृति शब्द का जो अर्थ होता है वह एक विशेष शैली के लिए होता है। ठीक है, जैसे पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं में ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली के होते हैं और समानता एक साथ एक विशेष कालखंड तथा भौगोलिक क्षेत्र में संबंधित में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी साधारण शब्दों में कहा जाए तो संस्कृति जो है ना, संस्कृति शब्द जो है ना वो एक पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली के होते हैं। यानी तो एक विशेष शैली के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। यानी हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानना है। तो प्राचीन भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। जो प्राचीन भारत की जो पहली सभ्यता थी वह हड़प्पा सभ्यता है। यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी। अब प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? तो हड़प्पा सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए उसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम रखा गया। यानी इस संस्कृति की जो खोज हुआ था हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसीलिए इस संस्कृति का नाम, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी के जिले की रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता है वह पंजाब में या पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है, लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका काल निर्धारण किया गया है। जो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वह 2600 से 1900 ईसा पूर्व रखा गया है। और जो हड़प्पा सभ्यता जो है वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और इसका काल जो है वह 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। इसका निर्धारण किया गया है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब प्रश्न पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहा जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, या लिख सकते हैं 2600 से 1900 ईसा पूर्व के काल को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता का विस्तार प्रारंभ में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर किया गया था और जो अब 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास संभावित है। शुरुआत में हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, जबकि अभी यह विकसित होकर 20 लाख के लगभग पास हो गई है। सिंधु सभ्यता के लिए सुझाया गया नाम सिंधु सरस्वती संस्कृति एवं सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता में महाद्वीन एक विश्वनाथ द्वारा किए गए शोध के आधार पर 2464 अभिलिखित सबूत मिले हैं, जिसकी संख्या अब 3000 के आसपास हो गई है। अब नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता काल सिंधु घाटी सभ्यता।
तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता था वह 2600 से 1900 ईसा पूर्व के काल को क्या कहा गया था? हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। दूसरा दिया हड़प्पा संस्कृति के भागाचरण। आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, अब जो हड़प्पा की संस्कृति थी ना उसको देखिए किस किस से विभाजित किया गया। तो पहला भाग किया गया था आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में, विकसित हड़प्पा सभ्यता में और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता में। और इसी में हम लोग पढ़ते हैं बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट यानी ईसा पूर्व। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट और इसका मतलब होता है ईसा पूर्व। तो अगला होता है एडी, जैसे 500 एडी इस तरह का कहीं लिखा हुआ होता है तो एडी का मतलब होता है एनो डेमोनी और इसका हिंदी होता है ईसा मसीह के जन्म वर्ष। और तीसरा होता है बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट यानी आज से पहले। ठीक है, अगर कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चों तो आप मैं कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको अच्छी तरह से और भी व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट अब समझना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1921-22 में किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था और रखालदास बनर्जी और सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। यानी इसका प्रश्न दयाराम साहनी भी हो सकता है आंसर, रखालदास बनर्जी हो सकता है और सर जॉन मार्शल भी हो सकता है। 1856 में जब कराची और लाहौर के बीच पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था तो उत्खनन कार्य के दौरान अचानक हड़प्पा पुरातन मिला। यानी जब 1856 में कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए जब इसका निर्माण किया जा रहा था तो इसी के खुदाई में हड़प्पा पुरास्थल मिला था। यह स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है और यह जो स्थान है यह भी किस में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, उन कर्मचारियों ने इसे खंडर समझ लिया और यहाँ के हजारों ईंटें उखाड़कर यहाँ से लाए गए और ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया गया, लेकिन वह यह नहीं जान सके कि यहाँ कोई सभ्यता थी। यानी जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो वह हड़प्पा सभ्यता मिला तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि कोई खंडहर है या तो वहाँ जो ईंटें थी उस ईंटे को वहाँ से निकालते गया और इस ईंटे का प्रयोग रेलवे लाइन बिछाने में प्रयोग करते गया। उन लोगों को यह बात पता नहीं था कि यहाँ पहले कोई सभ्यता थी। फिर उस समय जॉन वर्टन और विलियम वर्टन दोनों ने एक महत्वपूर्ण स्थान होने का संकेत दिया, लेकिन फिर भी कोई उत्खनन नहीं किया गया। लेकिन उस समय एक जॉन वर्टन और विलियम वर्टन ने कहा कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है, कोई सभ्यता हो सकती है, उसका उत्खनन किया जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ उन्होंने विचार किया बट उस पर उत्खनन नहीं किया। 1920-21 में माधव स्वरूप वशिष्ठ व दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा का उत्खनन किया गया और 1920-21 में माधव स्वरूप व दयाराम साहनी की उपस्थिति में के द्वारा पहली बार हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया। 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर का उत्खनन किया जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। रखालदास बनर्जी इस टीले के ऊपर स्थित कुसान जुगीन बौद्ध स्तूप का उत्खनन कर रहे थे। यानी रखालदास बनर्जी 1922 में क्या कर रहे थे कि इस टीले के ऊपर एक स्थित कुसान जुगीन बौद्ध स्तूप का उत्खनन कर रहे थे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक, अब कहीं के प्रश्न पूछता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आंसर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टिल्ला होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टिल्ला होता है, मुर्दों का टिल्ला होता है, प्रेतों का टिल्ला होता है, सिंध का बाग होता है और सिंध ना नक्शा स्थान होता है। ये सब जो है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ फिर से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टिल्ला, मुर्दों का टिल्ला, प्रेतों का टिल्ला, सिंध का बाग और सिंध ना नकल स्थान होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे इन दोनों उत्खनन के बाद सन 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पृथ्वी के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। इसके बाद 1922 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर थे जनरल सर जॉन मार्शल ने पृथ्वी में घोषणा कर दिया
कि एक नई सभ्यता की खोज हुई है। सर जॉन मार्शल ने लंदन वीकली नामक पत्रिका में इस सिंधु सभ्यता का नाम दिया। फिर उसने एक पत्रिका लिखी, वीकली नामक पत्रिका, जो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती थी, और उसमें इसका नाम सिंधु सभ्यता दे दिया गया। फिर हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता था? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। तो हमारे मन में एक प्रश्न आता होगा कि हड़प्पा सभ्यता क्या है और सिंधु सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता को आखिर हम लोग सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? तो चलिए इसको जानते हैं। तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास फैली हुई थी। यह इलाका उपजाऊ था, हड़प्पा वासी यहाँ पर खेती किया करते थे। चलिए अब स्पष्ट हो गया कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के आसपास फैली हुई थी, इसलिए इसे हम लोग सिंधु सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और यह जो इलाका था ना, बहुत उपजाऊ था, और यहाँ जो हड़प्पा वासी के लोग थे वो यहाँ खेती करने के लिए आते थे। फिर है सिंधु सभ्यता की लिपि। जिस प्रकार हम लोगों की जो लिपि है देवनागरी है, हिंदी की जो लिपि है देवनागरी है, इंग्लिश की रोमन है, उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। तो सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास 1925 में वेंडेल ने तथा नवीनतम प्रयास नटवर झा, घनपत सिंह धानिया, राजा राम ने की थी, लेकिन अभी तक भी सिंधु लिपि को प्रमाणित रूप से पढ़ा नहीं जा सका। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी 1925 में विभिन्न विद्वानों ने पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उसको अभी तक नहीं समझा जा सका है। लिपि के सबसे ज्यादा अक्षर मोहनजोदड़ो से तथा दूसरे नंबर पर हड़प्पा से मिले हैं। अब जो लिपि का जो सबसे ज्यादा जो अक्षर मिले थे वह मोहनजोदड़ो से, और दूसरा स्थान रखता है वो हड़प्पा रखता था। लिपि के सबसे बड़े अक्षर धोलावीरा से मिले हैं, और लिपि का सबसे बड़ा अक्षर था वह धोलावीरा से मिला है, जिन्हें नोटिस बोर्ड का प्रतीक माना गया है। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक है। जो सिंधु लिपि थी वह चित्रात्मक लिपि थी, अर्थात चित्रों के माध्यम से भावों को व्यक्त करना। अगर किसी चीज को दिखाना था तो वे लोग चित्र बनाया करते थे। सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती है। अब सिंधु लिपि की विशेषता यह है कि इसको हम दोनों तरफ से भी लिख सकते हैं, इसलिए इसे बुस्टोफेदेन कहा जाता है। बुस्टोफेदेन। अब प्रश्न पूछेगा सिंधु सभ्यता की लिपि को बुस्टोफेदेन क्यों कहा जाता है? तो ऐसा लिखना है, सिंधु सभ्यता की लिपि को बुस्टोफेदेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे हम दोनों तरफ से लिख सकते हैं। सिंधु सभ्यता के विभिन्न पक्षी को जानने की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। सिल्करी प्रस्तर एवं पक्की मिट्टी से निर्मित विभिन्न आकार और प्रकार की मोहरें, जिनमें आयताकार और वर्गाकार प्रमुख है। इसके बाद आयताकार पर केवल लेख मिलते हैं, जो आयताकार था उस पर केवल लेख मिलते हैं, जबकि वर्गाकार पर लेख और चित्र दोनों मिलते हैं। मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है, तब फारस की बनी हुई संगमरमर की मोहरें लोथल से मिली है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है सिंधु सभ्यता के निर्माता। अब हम लोग जान लिए कि सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है। अब हम लोगों को जानना है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में मुख्य 4 प्रकार के अस्तित्व पंजर मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, भूमध्य सागरीय, इसके अल्पाइन और मंगोलियन। इसके आधार पर यह संभावना स्वीकार की गई है कि इसके निर्माण में मिश्रित प्रजातियों के लोगों का स्थान था। वैसे तो उनका संस्थापक दरविंड को माना जाता है, जो बाद में दक्षिण भारत में पलायन कर गए। फिर है सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता। अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। तो हम लोग वीडियो में आप नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के पास है वह सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता। अब जानेंगे कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो यह कांस्य सभ्यता थी, यानी सिंधु सभ्यता में लोग कांसा का प्रयोग करना, इसको बनाना जान गया था। भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक, जिसकी पुष्टि उत्खनन से प्राप्त कई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेषों से मिलती होती है। व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों में वे लोग व्यापार करते थे। जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण, उत्खनन ना तो हथियार औजार ना ही रक्षात्मक हथियार जैसे ढाल कवच आदि, यानी वे लोग शांति पूर्वक रहते थे। जब उत्खनन था तो उसके पास हथियार नहीं था, औजार नहीं था, अपनी सुरक्षा के लिए कोई कवच नहीं था।
जीवन के प्रति समष्टिवादी दृष्टिकोण, इसकी पुष्टि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगार, धोलावीरा एवं जूनीकरण से प्राप्त स्टेडियम, जूनीकरण एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभा भवन। सेंधव वासी लोग लोहे से परिचित नहीं थे, और जो सिंधु वासी जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। वे लोग कांसा से परिचित थे लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानता था। उल्लेखनीय है कि लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य सबूत उत्तर प्रदेश के एटा जिला अंतरखेड़ा से मिला है, जिसका समीप 1050 ईसा पूर्व के आसपास स्वीकार किया गया है। सिंधुवासी लोग पीतल से भी परिचित नहीं थे, यानी सिंधुवासी लोग लोहे और पीतल से परिचित नहीं थे, सिर्फ किससे परिचित थे? कांसा से परिचित थे। अब एक प्रश्न पूछेगा बच्चों आप लोगों को, एक एग्जाम में लगभग बार प्रश्न पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता को कायसुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर लिखना है, सिंधु सभ्यता को कायसुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग कांसे का उपयोग करते थे और कांसे का निर्माण करना जानते थे। फिर नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत। अब हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हम लोगों को किस प्रकार मिला? तो आवाज से मिला, मृत भांड से मिला, आभूषण से मिला, औजार से मिला, मुहरे से मिला और इमारत और खुदाई से मिले सिक्के से उनको पता चला कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत ये मुख्य स्रोत थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, अब जैसे कोई भी स्थल होता, कोई भी जगह है ना, उसके कुछ प्रमुख स्थल होता है, तो इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता कुछ स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है, बाकी स्थल भारत में। हड़प्पा सभ्यता के जो कुछ जो स्थल हैं वह पाकिस्तान में है और कुछ भारत में भी हैं। जैसे नागेश्वर गुजरात में है, बालाकोट पाकिस्तान में है, चन्हुदड़ो पाकिस्तान में है, कोटदीजी पाकिस्तान, धोलावीरा गुजरात में, लोथल गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान, बनावली हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक है, ये सब जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन तथा वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन तथा वास्तुकला। तो नगर योजना था, भवन निर्माण होता था, सार्वजनिक भवन बनते थे, विशाल स्नानगार था, अन्न भंडार था, यानी भोजन को अनाज को संग्रह करने के लिए भंडार था, जल निकासी प्रणाली यानी जल निकालने की नालियां बनाई गई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना और बस्तियां। अब हम लोग एक एक करके इनकी विशेषता करते हैं। तो पहले है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना और बस्तियां। तो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थी। कितने भागों में? दो भागों में। एक था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। दुर्ग जो ऊंचे बस्ती थे, ऊपर जो बस्ती था, जिसे हम लोग आज के समय बोलते हैं कि ऊपर टोला नीचे टोला, तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना थी, वो भी दो भागों में बटी थी, एक ऊपर टोला और नीचे टोला। ऊपर टोला को दुर्ग कहा जाता था और जो दुर्ग था एक कच्ची ईंटों की चबूतरों से बनी होती थी, दुर्ग की दीवार से घेरा गया था। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशेष सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था, और जो दुर्ग था इसका प्रयोग किसी सार्वजनिक काम के लिए किया जाता था। ठीक है, फिर निचला शहर। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण, और जो दुर्ग था उसमें सिर्फ लोग कोई सार्वजनिक काम ही करते थे और वे लोग बसते रहते कहाँ थे? निचले शहर में। ठीक है, जैसे निचला शहर भी दीवार से घिरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों के ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की विशेषता। अब हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें और गलियों की क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें और गलियां थी वह समकोण थी, यानी समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई सीधी सड़कें, जिसके कारण पूरा नगर क्षेत्र विभिन्न यातायात एवं खंडन व्यक्त हो गया है, जिसे जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति, चेसबोर्ड पद्धति कहते हैं। फिर सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया जाता था। बनावली में सड़कों पर गाड़ी के पहियों के निशान मिले। बनावली में सड़कों पर गाड़ियों के जो पहिए होते हैं उसके निशान मिले हैं, एवं सड़क के पक्की करने का प्रयास भी साइज कालीबंगा में मिला। यानी वहां का सड़क थी मिट्टी से बनाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसको भी पक्की किया जा रहा था। सड़क के किनारे किनारे पानी निकासी के लिए नालियां बनी होती थी। नालियों को ढकने की व्यवस्था होती थी। नालियों को फर्श पर ढका जाता था। नालियां में थोड़ी दूर पर शोषक कूप होता था जिनमें गंदगी रुकती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था।
फिर हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण। अब हड़प्पा सभ्यता में लोग भवन कैसे बनाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता में मानकानों की योजना आगमन पर आधारित थी, जिसमें शौचालय था, स्नानघर, रसोई घर, शयन कक्ष आदि के अतिरिक्त अन्य कमरे भी मिले। यानी जिस प्रकार भी एक जो जैसे हम लोग कह सकते हैं राजशाही परिवार में जिस प्रकार अपने घर बनाते हैं, उसी प्रकार का हड़प्पा सभ्यता में भी भवन बनाए जाते थे। मजबूती के लिए नींव निर्माण की जाती थी, यानी तरी दिया जाता था। यानी घर को मजबूत बनाने के लिए जिस पर आप लोग तरी देते हैं ना, उसी प्रकार वो लोग भी तरी देता था। सड़कों के किनारे मकान बने थे। जैसे हम लोग भी सड़क के किनारे बसना पसंद करते हैं, तो वे लोग भी सड़क के किनारे बसते थे। कौन लोग? हड़प्पा सभ्यता के लोग। जिस अब वहां बसने से फायदा क्या था? सुविधा, हवा अच्छी मिलती थी, सफाई रहता था, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होती थी। मकान जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे, यानी मकान जो था वह जमीन से ऊंचा, पानी मिट्टी उट्टी भर के बनाया जाता था। मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुले, जो मकान का दरवाजा था वह सड़कों की ओर खुलता था। मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर खुले थे, जिसके कारण बाहरी हलचल, शोरगुल व प्रदूषण से सुरक्षित रहा होगा। सड़कों के किनारे किनारे पानी की निकासी के लिए नालियां बनी होती थी और नालियों को ढकने की व्यवस्था होती थी। नालियों को फर्श से ढका जाता था। नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर शोषककूप लगे होते थे, जिनमें गंदगी रुकी रहती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। फिर हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवनें, यानी जिस प्रकार कुछ जोराही भवन घर होता है, तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी जोराही भवन और सार्वजनिक भवन हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया था, यानी सिंधु सभ्यता जो थी इसे दो भागों में बांटा गया था, जिसके ऊपरी हिस्से में सार्वजनिक भवन और निचले हिस्से में व्यक्तिगत आवास बने हुए थे। जैसा हमने पहले बताया कि जिस प्रकार अभी भी हम लोग अपने गांव को दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी टोला निचले टोला, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता भी दो भाग में बटा था। एक दूर, ऊपरी टोला को दूर कहा गया था और निचली टोला को निचली शहर कहा गया था। जो दूर था वहां पर सिर्फ कोई जोराही काम, सार्वजनिक काम हुआ करता था और लोग सिर्फ निचली शहर में बसा करते थे। उत्खनन में सार्वजनिक या राजकीय भवनों के अवशेष मिले हैं। जब वहां की खुदाई किया गया, जब खोजा गया, तो वहां पे सार्वजनिक या राजकीय भवनों के अवशेष मिले हैं। एक अवशेष एक जो मिला था और मोहनजोदड़ो से मिला है, जो 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। यह स्मारक उस काल की संपन्नता का परिचयक है। यहाँ पर 71 मीटर लंबा व इतना ही चौड़ाई का कक्ष का अवशेष प्राप्त हुआ है, जिसमें 20 से अधिक स्तंभ थे, यानी उसमें लोग खंबे यानी पिलर भी दिया करते थे। एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन व सामाजिक आयोजन के लिए किया जाता था। यानी कोई बड़ा कार्यक्रम करने के लिए इन सभी भवनों का निर्माण किया जाता था। फिर हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगार। अब पढ़ेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसके विशाल स्नानगार के बारे में। तो स्नानगार जलाशय किले में स्थित था। स्नानगार का मतलब लोग बोल सकते हैं बाथरूम, जहाँ हम लोग वॉशरूम, जहाँ हम लोग नहाते हैं, फ्रेश होते हैं। तो जो स्नानघर था वह जलाशय के किनारे, जहाँ जल था, तालाब था, उसके किनारे पर स्थित होता था। इसकी जो लंबाई होती थी 11.88 मीटर से लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। इसके तल पर सीढ़ियां बनी होती थी। यह सीढ़ियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। स्नान कुंड के चारों ओर कमरे बने हुए हैं और बरामदे भी बनाए गए थे। अन्य स्नान कुंड के चारों कमरे होते थे, एक बरामदा होता था, और क्या होता था, स्नान कुंड के कमरे के समीप एक कुआं बना हुआ है और एक कुआं भी रहता था, जिससे पानी कुंड में आता था और कुंड के गंदे पानी की निकासी एक ऐन दरवाजे द्वार से की जाती थी। गंदा पानी फिर बड़े नालियों के माध्यम से शहर से बाहर निकल जाता था। जो गंदा पानी होता था वह कुंड में जाता था, कुंड से नालियों में जाता था और नालियों के माध्यम से शहर से बाहर निकल जाते थे। या कहा था स्नानगार में व्यवस्था की गई थी। स्नानगार की जो दीवारें थी, दीवार के निर्माण में सीलन से बचने के लिए डावड़ा तारकोल का उपयोग किया जाता था। पूरे स्नानगार में 6 प्रवेश द्वार, जो भी स्नानगार था उसमें 6 प्रवेश द्वार था। स्नानगार में गर्म पानी की व्यवस्था होती थी। जो स्नानगार था वहाँ नहाने के लिए ठंडे पानी और गर्म पानी दोनों की व्यवस्था होती थी। इस स्नानगार के बारे में अमेस्ट मेके कहते हैं कि स्नानगार पुरोहित के स्नान के लिए होता था। अब एक विद्वान है जिसका नाम है अमेस्ट मेके। वह कहते थे कि जो स्नानगार होता था और पुरोहित के लिए यानी पंडितों के लिए होता था, इसमें सिर्फ पंडित लोग नहाते थे। अब है अन्न भंडार। अन्न भंडार का मतलब अनाजों को इकट्ठा करना, भविष्य के लिए बचा कर रखना। हड़प्पा नगर के उत्खनन में यहाँ के किले राजमार्ग में 6-6 पंक्तियों वाले अन्न भंडार मिले हैं।
यानी 6-6 पंक्ति होता था। अन्न भंडार की लंबाई 18 मीटर चौड़ाई और 7 मीटर लंबाई, यानी 18 गुना 7 मुख्य द्वार 18 गुना 7 में बनाया जाता था। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था, या क्योंकि जो भी सामान जल मार्ग से आता था अन्न भंडार से एकत्रित किया जाता था। यानी जो अन्न भंडार था वह नदियों के किनारे बनाया जाता था। इसका मुख्य द्वार नदियों की ओर खुलता था, क्योंकि कोई भी अगर अनाज आता था तो वह नदी जलमार्ग के माध्यम से आता था, तो उसे अन्न अपने रूम में भंडार करने में आसानी होती थी। फिर हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा संस्कृति नगरीय थी। इन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा था। घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों से लेकर शहर के बाहर हो जाता था। यानी जो हड़प्पा संस्कृति वह एक नगरीय व्यवस्था थी। घर से जो गंदे पानी निकलता था उनको नालियों में मिलाया जाता था और नालियों के माध्यम से वह शहर से बाहर चला जाता था। इन नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इनका प्लास्टर भी किया गया था, जिससे नालियों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए प्लास्टर के लिए चूना, मिट्टी, जिप्सम का प्रयोग। प्रोफेसर रामचंद्र शर्मा की मान्यता यह है कि कंस युग की किसी भी दूसरी सभ्यता ने सफाई व स्वास्थ्य को इतना महत्व नहीं दिया जितना हड़प्पा देश के वासियों ने दिया। तो एक जो प्रोफेसर रामचंद्र शर्मा का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में साफ सफाई पर अत्यधिक ध्यान दिया गया था। फिर बहुतायत से पक्की ईंटों का प्रयोग, मुख्य रूप से 4 प्रकार की ईंटों प्रयुक्त होती है। वहाँ 4 प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। किस किस प्रकार का? तो एक आयताकार ईंटों का प्रयोग, एल प्रकार की ईंटों का प्रयोग, नौकादार ईंट का प्रयोग, टी प्रकार के ईंटों का प्रयोग, आकृति ईंटों से निर्मित फर्श कालीबंगा से मिला है। ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते को पंजे का निशान मिला है, या चौंदड़ो सभ्यता से मिला है। इसके आगे मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं हम बंद करते हैं, और फिर इसकी जो अगले भाग बचा हुआ है मैं अगले वीडियो में लेकर आता हूँ। तब तक जय हिंद। तब तक इसको पढ़िए और अपने नोट्स को बनाइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।